So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. So in today's video we are going to discuss about the types of chromatography, and that too we are going to classify them on the various principles. So in the last class we have seen what do you mean by the क्रोमेटोग्राफी, और उसके साथ साथ हमने देखा था कि स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस हमारा क्या मतलब होता है, उन चीज़ों के बारे में। अभी तक जिसने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है क्रोमेटोग्राफी, और जहाँ पे हमने ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो जो है कंटिन्यूटी में आपको समझ आ पाए। तो अब हम चलते हैं हमारी आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिंसिपल। सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल बेसिकली हमने क्रोमेटोग्राफी को 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा हुआ है, जो कि है नंबर 1 इज़ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, नंबर 2 इज़ योर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, थर्ड वन इज़ योर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ वन इज़ योर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एंड फिफ्थ वन इज़ योर अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। हम इन सभी क्रोमेटोग्राफीज़ जो कि हमने प्रिंसिपल के बेसिस पे क्लासीफाई करी है, हम इन पांचों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, और हमारे अपकमिंग वीडियोस में इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफीज़, जैसे कि हमारी TLC है, HPLC है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी है, और भी जो फर्दर क्रोमेटोग्राफीज़ है, इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जैसे कि हमारा नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, हमने पिछली क्लास में हमने देखा है कि क्रोमेटोग्राफी हमारी ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जो कि हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में हेल्प करती है, राइट। कि हमारे पास कोई एक सैंपल दिया हुआ है, उसके वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना ही हमारी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक कहलाती है। अब मुझे वही सेपरेशन करवानी है किसके बेसिस के ऊपर? एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस के ऊपर। तो एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, पहले हम उसके बारे में जानते हैं। तो आपने 2 टर्म्स के बारे में सुना होगा ज़रूर, एक होती है एड्जॉर्प्शन, दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन, राइट। तो एड्जॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। इसका मतलब क्या कि मान लो ये आपके पास कोई एक सरफेस प्रेजेंट है और कुछ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ऊपर से, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ सरफेस के ऊपर ही रह जाते हैं, सरफेस के अंदर नहीं जाते। इसको आप क्या बोलते हो कि मेरी एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही रह जाते हैं। आप इसकी डे टू डे लाइफ एग्जांपल कोट आउट करने के लिए आप देखो कि जो हमारे पास हम नई बॉटल्स ख़रीद के मार्केट से लेके आते हैं, या नए कुछ भी यूटेंसिल्स जैसे कि टिफ़िन बॉक्स वगैरह हम लोग ख़रीद के लाते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक छोटा सा सैशे प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर लिखा होता है हमारा सिलिका जेल। तो वो जो सैशे होता है ना, उसके अंदर सिलिका जेल जो है वो आपके एक एड्जॉर्बेंट की तरह का एक्ट करता है। इसका मतलब क्या कि कोई भी अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं ना, वो उन मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ताकि अंदर का एनवायरनमेंट पूरा क्या रहे? ड्राई रहे। तो यही हमारी एग्जांपल है सिलिका जेल के ऊपर, जो कि एड्जॉर्प्शन होना किसकी? वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स की। और इसकी आप एग्जांपल देख सकते हो आजकल मार्केट में जो एक फेस वॉशेज़ आते हैं, जैसे कि हमारा एक्टिवेटेड ऊपर लिखा होता है, उनके ऊपर एक्टिवेटेड चारकोल प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर फेस वॉश के अंदर, ऐसी चीज़ लिखी होती है। तो वो चीज़ क्या है कि जो चारकोल है ना, वो अगर आप जब उसको यूज़ करते हो आपके जो फेस के ऊपर जो कि डर्ट वगैरह पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो एक्टिवेटेड चारकोल जो कि हमारे फेस वॉश के अंदर प्रेजेंट होती है, वो हमारे फेस के ऊपर से उन डर्ट पार्टिकल्स को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेती है। तो उनको ही, वो भी एड्जॉर्प्शन का ही फिनोमेना है जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। और दूसरा ऑब्जॉर्प्शन ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये क्या है? एक बल्क फिनोमेना है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स अगर हमारे सरफेस के ऊपर आ रहे हैं ना, तो वो सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं, वो अंदर की तरफ मॉलिक्यूल के जाते हैं। जैसे कि आप एक स्पॉन्ज देख लो, एक स्पॉन्ज को जब आप वाटर के टब में अगर आपने उसको टिप करा, तो स्पॉन्ज क्या हो जाएगी? पूरी अंदर से पूरी हैवी हो जाती है वो पूरी, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को उसने अपने अंदर क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है, राइट। तो वहाँ पे जो फिनोमेना टेक प्लेस होता है वो आपका क्या है?
एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, पेपर टावल्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी क्या करते हैं, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के अंदर जा रहे हैं, यानी कि वो बल्क फिनोमेना है, यानी कि विद इन द सरफेस दे आर गोइंग, राइट। एंड इन द एड्जॉर्प्शन ये सिर्फ हमारे सरफेस के ऊपर ही रह जाते हैं, और जब सरफेस के अंदर जाती हैं चीज़ें तो उसको आप क्या बोलते हो, एब्जॉर्प्शन बोलते हो। तो हम लोग किस प्रिंसिपल को यूज़ करने वाले हैं, हमारी एड्जॉर्प्शन वाले को यूज़ करने वाले हैं, जिसके ऊपर क्या था कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स जो थे सिर्फ सरफेस के ऊपर ही रह जाते हैं। ओके, तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या है, इन दिस क्रोमेटोग्राफी हमारा जो स्टेशनरी फेज़ होता है, स्टेशनरी फेज़ यानी हमारा वो फेज़ जो कि हमारा मूव नहीं करता, वो हम क्या लेते हैं इसके अंदर, सॉलिड। हमने देखा था स्टेशनरी फेज़ या तो हमारा सॉलिड हो सकता है या हमारा क्या हो सकता है, लिक्विड। तो इस क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारा सॉलिड स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं, जो कि हमारी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपका सिलिका हो सकता है, सिलिका, और आप क्या यूज़ कर सकते हो, एल्यूमिना, और आप क्या यूज़ करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो वेयर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विल एड्जॉर्ब टू द डिफरेंट एक्सटेंट। क्या मतलब कि स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना होगा। कौन एड्जॉर्ब होने वाले हैं, जो आपने एक मिक्सचर लिया हुआ है वो डिफरेंट एक्सटेंट पे हमारे स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्जॉर्ब होंगे, जिसकी वजह से हम लोग उनको सेपरेट कर पाएंगे। हम लोग इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं हम लोग देखते हैं अभी थोड़ी देर में। दूसरी चीज़ क्या हमने देखनी होती है, हमारा मोबाइल फेज़। हमने मोबाइल फेज़ यहाँ पे क्या लेना है, एक लिक्विड लेना है। तो चलते हैं कि ये प्रोसेस आप कैरी आउट कैसे करवाओगे। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, आपका एक कॉलम ले लोगे। कॉलम हमें पता है एक हॉलो ट्यूब होती है, जिसके एक एंड पे एक नोज़ल लगी हुई है, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इसको कॉलम के अंदर हम लोग क्या फिल करते हैं, हमारा स्टेशनरी फेज़, राइट। तो ये हमने क्या लिया हुआ है, हमारा स्टेशनरी फेज़, जो कि क्या हो सकती है, हमारी सिलिका जेल, एल्यूमिना या कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने यही लिखा हुआ है कि पैक्ड कॉलम है विद द स्टेशनरी फेज़। ओके, एट द एंड हमने कॉटन प्लग लगाया हुआ है टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ दिस स्टेशनरी फेज़। ओके, अगला स्टेप हमने क्या करना होता है, इसके अंदर पैक्ड कॉलम के अंदर हमने अपने सैंपल को लोड कर दिया। यानी कि कुछ एक मिक्सचर था आपके पास, सपोज़ ये एक मिक्सचर है आपके पास, मैं कलर्स मार्क कर देती हूँ, मैंने क्या क्या ले रखा है उसमें है आपका रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो यही वाले हम लोग यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं कि ये वाला एक मिक्सचर है, जिसके अंदर है आपका रेड वाला, ब्लू है और ग्रीन कलर का है। तो ये एक आपने एक सैंपल लिया हुआ है, जिसको आपने क्या करना है, अब सेपरेट आउट करना है यूजिंग योर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। आप इसी सैंपल को लेकर आते हो और इसी सैंपल को आप लेकर आए हो और इसके अंदर आपने इसको लोड कर दिया है। तो यानी कि सैंपल इज़ लोडेड। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से हमने मोबाइल फेज़ डाला, जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे लिक्विड फेज़ में है। तो अब मोबाइल फेज़ हमारा ऊपर से हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो ये नीचे वाला जो सरफेस था, जो कि हमारा स्टेशनरी फेज़ है, उस फेज़ के ऊपर हमारे जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, यानी कि जो सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसको हमने डिफरेंट कलर से मार्क करा हुआ है, ये वाले कंपोनेंट्स जो हैं आपकी डिफरेंट एक्सटेंट पे क्या दिखाने वाले हैं, आपके स्टेशनरी फेज़ के ऊपर एड्जॉर्प्शन दिखाने वाले हैं, राइट। तो उसी के कारण हमने क्या देखा कि जब हमने ऊपर से मोबाइल फेज़ अब आपने डाला, तो अब क्या हो रहा है कि जो आपके जो 3 कंपोनेंट्स थे, मान लो ये कंपोनेंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या होगा कि आपका जो स्टेशनरी फेज़ के साथ जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन दिखाएगा, वो वहीं पे ही चिपक जाएगा पहले ही। तो यानी कि जो कंपोनेंट ए है आपका सबसे ज़्यादा, ऊपर से आप बस सैंपल को लोड ही करा और ऊपर से आपने मोबाइल फेज़ डाला, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कि एड्जॉर्प्शन दिखाएगा। एड्जॉर्प्शन होती क्यों है, पहले तो ये देख लो आप कि जो कोई भी कंपोनेंट है आपकी सरफेस के ऊपर क्यों चिपकेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 फोर्सेस होती हैं हमारी। कौन सी, एक तो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस हो सकती हैं,
या आपके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर हो सकती है। तो इन फोर्सेस के कारण हमारे जो कंपोनेंट्स के जो सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स थे वो हमारे स्टेशनरी फेस के ऊपर आपकी एड्जॉर्प्शन दिखाएंगे। तो सबसे पहले मान जो कंपोनेंट ए था उसने सबसे ज़्यादा अफिनिटी दिखाई आपके स्टेशनरी फेस के साथ, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव नहीं कर पाया क्योंकि इसके अंदर जो इंटरैक्शन फोर्सेज होंगी जो कि आपकी वंडरवॉल फोर्सेज या आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है वो सबसे ज़्यादा होने वाली है। उसके बाद आपके पास आता है बी कंपोनेंट जिसके अंदर एफिनिटी जो है वो आपकी स्टेशनरी फेस के साथ ए से तो कम है, ए कंपोनेंट से कम दिखा रहा है बट सी कंपोनेंट से वो ज़्यादा दिखा रहा है। तो फिर वो वाला स्टेशनरी फेस के साथ यहाँ तक मान लो उसने अपनी बैंड क्रिएट कर लिया अपना, और सी वाला जो था उसने स्टेशनरी फेस के साथ अपनी लीस्ट एड्जॉर्प्शन दिखाई, यानी उसके अंदर लीस्ट अफिनिटी थी। तो अब ये हमारे तीनों कंपोनेंट्स हमारे कॉलम के अंदर सेपरेट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग बीकर लेकर आएंगे। तो इस नोज़ल को करो आप ओपन। तो सबसे पहले आपका कंपोनेंट कौन सा सेपरेट आउट होएगा यहाँ पे, सी वाला, जो कि दैट हैज़ द लीस्ट अफिनिटी, यानी कि लीस्ट एड्जॉर्प्शन जिसके पास थी, यहाँ पे लीस्ट एड्जॉर्प्शन थी। इसी तरीके से जब सी वाला आपका एल्यूट आउट हो चुका है तो फिर आप क्या करवाओगे यहाँ पे, फिर बी वाले ऊपर से मोबाइल फेस तो आप डालते ही जा रहे हो तो बी वाला कंपोनेंट नीचे आएगा, तो फिर आप उसको आप अलग से निकाल सकते हो, और ए वाला कंपोनेंट फिर आप दी एट दी एंड पे आप उसको निकाल सकते हो। यानी कि हमें क्या देखना है कि याद रखने वाली चीज़ इसमें क्या है, जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन दिखाने वाला है वो सबसे, यानी कि जो ए कंपोनेंट था वो लास्ट पे एल्यूट आउट होने वाला है, और जो कंपोनेंट सबसे कम एड्जॉर्प्शन दिखा रहा था वो मोबाइल फेस के साथ नीचे आ जाएगा क्योंकि उसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ तो है ही नहीं, तो मोबाइल फेस के साथ वो नीचे आ गया और वो सबसे पहले अपना एल्यूट आउट हो गया। तो हम लोग इस चीज़ को मेंशन आउट कर सकते हैं, द component that shows maximum absorption will elute at the last, and the one with the least absorption affinity, least absorption will elute out first, right? So this is your एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफिक बेसिक प्रिंसिपल, जिसके साथ आप लोग एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस को यूज़ करते हुए आप अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर पाओगे। अब ये एड्जॉर्प्शन वाला जो फिनोमेना आ गया, ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है आपके पास, इसको आप यूज़ कहाँ पे करने वाले हो, आपकी कौन सी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एक तो आपकी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और है TLC, जिसके ऊपर एक्सटेंट ऑफ ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आपका रोल प्ले करती है। ओके, सो दिस इज अबाउट योर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल नाउ, दैट इज आवर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो अब ये क्रोमेटोग्राफी क्या कहती है, इन दिस क्रोमेटोग्राफी आपका जो स्टेशनरी फेज होता है वो क्या है आपका लिक्विड, और मोबाइल फेज क्या है आपका, वो भी लिक्विड है। हमें पता है स्टेशनरी फेज या तो हमारा सॉलिड हो सकता है या हमारा लिक्विड हो सकता है। इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हमारा वो लिक्विड होता है और मोबाइल फेज भी हमारा लिक्विड ही होता है। तो इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम लोग कैसे सेपरेट आउट करते हैं हमारे कंपोनेंट्स को, दिस क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि कोई एक मिक्सचर है उसको कंपोनेंट्स को आप सेपरेट आउट किस बेसिस पे करोगे, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इन द लिक्विड स्टेशनरी फेज एंड इन द लिक्विड मोबाइल फेज। क्या मतलब है कि आपने एक वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला लॉ पढ़ा होगा, पार्टीशन कोफिशिएंट, जिसके अंदर आप लोग निकालते हैं, जैसे कि एक मिक्सचर अगर प्रेजेंट होता है, एक वाटर का मिक्सचर, वाटर और ऑयल का अगर आपके पास एक मिक्सचर होता है, तो अगर आप इसके अंदर एक कोई सैम्पल को मान लो लोड करते हो, तो सैम्पल के कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो कि आपको अफिनिटी दिखाएंगे किसकी तरफ,
ऑयल की तरफ, और कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि वाटर की तरफ अफिनिटी दिखाते हैं, और इन दोनों को आप सेपरेट आउट कर पाते हो। तो इस प्रिंसिपल को यूज़ करने वाले हैं कि हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है जो कि अफिनिटी दिखाएंगे आपकी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि वो भी लिक्विड स्टेशनरी फेज़ के अंदर और एक लिक्विड मोबाइल फेज़ के अंदर। इसके अंदर हम लोग इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, तो इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के लिए हमारे पास एक क्या लेते हैं हम, क्रोमेटोग्राफिक टैंक लिया जाता है, और एक हमें ज़रूरत होती है फ़िल्टर पेपर की। ये क्या है आपका फ़िल्टर पेपर, जो कि किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का। और इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, जिसके अंदर आपकी एक रॉड लगी होती है जिसके ऊपर आप अपने इस पेपर को हैंग करते हो। ठीक है, तो अब जो ये फ़िल्टर पेपर है, पहले ये चीज़ बनी किसकी होती है, हम लोग उसके बारे में जानते हैं। ये जो फ़िल्टर पेपर प्रेजेंट है आपका, मैंने बोला सेल्यूलोज का प्रेजेंट है, बना हुआ है ये। इसके अंदर हमारा जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो आपका लिक्विड होता है। कैसे, ये जो फ़िल्टर पेपर है इसको वॉटमैन फ़िल्टर पेपर भी बोलते हो। इसके अंदर जो सेल्यूलोज के ऐसे थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन थ्रेड्स के अंदर क्या होता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इंट्रैप्ड होता है, जो कि आपके स्टेशनरी फेज़ की तरह एक्ट करता है। वाटर entrapped, it is going to act as a stationary phase. सो अब हम देखते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर इंट्रैप कैसे है। पहले आप देखो सेलुलोज होती क्या है। सेलुलोज क्या है, आपका एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि ये काफ़ी सारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स को मिला के बना हुआ है, और इसकी मोनोसेकेराइड यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज, राइट। तो अब क्या है, मान लो कि ये एक ग्लूकोज का हमने एक मोनोमर ले लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है आपका, तो अब यहाँ पे इसकी OH ग्रुप प्रेजेंट है, रेस्ट मॉलिक्यूल्स आप इस पर अटैच कर लेते हो। तो अब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। तो ये वाला जो इसका अल्फ़ा पोजीशन पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो हाइड्रोजन है ना, वाटर के ऑक्सीजन के साथ अपनी इंटरैक्शन दिखाने वाला है। ये इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होती है, जो कि क्या है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है आपकी इस सेलुलोज की मोनोसेकेराइड यूनिट के अंदर, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरैक्शन प्रेजेंट होने के कारण आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है इन सेलुलोज की स्ट्रिप्स के अंदर क्या रहता है, इंट्रैप रहता है, और ये आपके स्टेशनरी फेज़ की तरह एक्ट करता है। और अब हमें पता है कि जो वाटर होता है वो नेचर में क्या होता है, पोलर होता है। तो यानी कि हमारा स्टेशनरी फेज़ यहाँ पे क्या हो गया, पोलर इन द नेचर। तो अब आप क्या करोगे, आपका जो फ़िल्टर पेपर होता है इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर, ये मान लो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, नॉट मीटर, इट इज़ सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आप एक पेंसिल के साथ लाइन बनाते हो, और इसके ऊपर आप अपना जो सैंपल है जिसको आपने सेपरेट आउट करना है उसको आप यहाँ पे उसको प्लेस कर देते हो, एक डॉट लगा देते हो। तो यही वाला जो पेपर था इसको आपने क्या करा, उठाकर इस अपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर आप इसको रखोगे, और ये यहाँ पे आपका सैंपल भी प्लेस्ड है। तो ये आपका स्टेशनरी फेज़ हो गया, जिसके ऊपर आपने सैंपल को आपको लोड कर दिया है। और नीचे आप क्या लेते हो, मोबाइल फेज़, जो कि अब क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट आपको लेना है, क्योंकि हमारा जो स्टेशनरी फेज़ था यहाँ पे वॉटमैन पेपर जो था वो क्या है, आपका पोलर इन द नेचर था। स्टेशनरी फेज़ जो कि था आपका पोलर बिकॉज ऑफ द वाटर एंड ट्रैप्ड इन इट। तो मोबाइल फेज़ है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के ऊपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होने वाला है। तो अब क्या होगा, विया कैपिलरी एक्शन, तो आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है
सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ आपका राइज करने वाला है, जिसके कारण क्या होने वाला है, ये जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ आपके मूव करेंगे। जो ये कंपोनेंट्स हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट थे, वो जब कैपिलरी एक्शन से ये ऊपर जा रहा है तो कुछ एक होंगे जो कि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी अपनी मोबाइल फेस के साथ दिखाने वाले हैं, क्योंकि वो क्या है, आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर इन द नेचर, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्शन दिखाएंगे कुछ एक, तो डिफरेंट एक्सटेंट पे हमारे कंपोनेंट्स आपके मूव करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, जो पेपर की स्ट्रिप आपने उसके अंदर डाल रखी थी, उसके अंदर जो सैंपल था हमारा, मोबाइल फेस जब उसके ऊपर चलेगा, ऊपर की तरफ वो कैपिलरी एक्शन से मूव कर रहा है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि आपको डिफरेंट ऐसे स्पॉट्स दिखेंगे डिफरेंट कलर्स के। तो हमारे पास तो ये कंपोनेंट्स जो थे आपके सैंपल के ऐसे सेपरेट आउट होते हुए नज़र आएंगे आपको। ओके, तो इस लाइन को जो हम ड्रॉ करते हैं इसको आप क्या बोलते हो, बेस लाइन। और जितने डिस्टेंस तक हमारा सॉल्वेंट जो है, यानी कि हमारा मोबाइल फेज है, वो राइज कर रहा है, इसको आप क्या बोलते हो, तो सॉल्वेंट फ्रंट। ओके, तो ये बेसिस होती है हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी की। क्या मतलब हुआ कि हमारे जो सैंपल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, वो आपके डिफरेंट एक्सटेंट पे अपनी वो एफिनिटी दिखा रहे थे आपके मोबाइल फेस के साथ और स्टेशनरी फेस के साथ। जो आपका जो सबसे पहले वाली डॉट दिखने वाली है आपको, ये आपकी स्टेशनरी, ये इसने बेस लाइन से सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करा है, राइट। तो ये क्या दिखाने वाली है, इट इज़ गोइंग टू हैव स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टू स्टेशनरी फेस, तभी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस मूव नहीं कर पाई, राइट, क्योंकि मोबाइल फेस क्या जा रहा था आपका, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जितनी ज़्यादा मोबाइल फेस के साथ कोई एफिनिटी दिखाने वाला होगा, वो ऊपर की तरफ आपका मूव करेगा, राइट। तो ये जो वाइट कलर वाली डॉट आपको मिली है यहाँ पे, इट इज़ गोइंग टू हैव स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टूवर्ड्स योर मोबाइल फेस। इसको हम नीचे मार्क कर देते हैं, this one, it is having your strong affinity का मतलब होता है अट्रैक्शन टू दी मोबाइल फेस, यानी कि ये आपके मोबाइल फेस यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो कंपोनेंट है आपके सैंपल का ज़्यादा डिज़ोल्व होने वाला है। तो इसी बेसिस को हमने यूज़ करा, पार्टीशनिंग दिखा रहे थे अपने डिफरेंट फेसेस के अंदर, मोबाइल फेस के अंदर और स्टेशनरी फेस के अंदर, और हमने हमारे कंपोनेंट्स को क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। तो जो सबसे नीचे वाली आएगी वो है जो कि स्टेशनरी फेस के साथ सबसे ज़्यादा अफिनिटी दिखा रही है, और जो सबसे ऊपर चली गई है यानी कि सॉल्वेंट फ्रंट के पास में या सबसे दूर जा रही है बेस लाइन से, जो डॉट मिल रहेगी आपको, वो सबसे ज़्यादा अफिनिटी आपकी दिखा रही है मोबाइल फेस की। और इसी प्रिंसिपल का हम लोग यूज़ करते हैं किस क्रोमेटोग्राफी के अंदर, आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी में, जिसका आप यूज़ कहाँ पे करते हो कि मान लो आपके पास एक मार्कर लेके आते हैं, जैसे हम बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए, तो उस मार्कर के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी इंक। तो उस इंक के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स को अगर आपको जानना है तो आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करोगे, आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारा वो क्या है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। ओके, और या दूसरी एग्जांपल और अगर आपको देखनी है तो आप फ्लावर्स को देखते हो कि वो डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट है, राइट। तो उसके अंदर के अगर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स को जानना है तो उसके लिए भी आप जिस टेक्निक को यूज़ करते हो वो क्या है, आपकी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, या आप उसके अंदर जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसको आप बोल सकते हो, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल यूज़ करती है। ओके, so that is it for today's lecture. We will be discussing about the next principles, जो कि हमारे बचे हुए हैं 3 जो और हैं, साइज एक्सक्लूजन, आयन एक्सचेंज एंड अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू, जो कि हमने 2 प्रिंसिपल्स आज डिस्कस करें, एड्जॉर्प्शन का और पार्टीशन का।
और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ आ रहा हो, तो डू हिट द लाइक बटन। और अगर कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं उसको ट्राई करूँगी अपना आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस देन डू शेयर इट विद योर friends, families, and do subscribe to the channel also. Thank you so much for today.